में फिर चली मोदी की ऐसी प्रचंड लहर, चूर चूर हो गई कथित सत्ता विरोधी लहर की खबर। 27 साल शासन के बावजूद बीजेपी ने रच दिया इतिहास, प्रचंड जीत से तोड़ दी कांग्रेस और केजरीवाल की आस। ये लहर बड़ी करारी है, विरोधियों पर मोदी बहुत भारी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में हर 5 साल बाद चुनाव होता है और तमाम सियासी पार्टियों को सत्ता में आने का मौका मिलता है। लेकिन बात जब मोदी के गुजरात की हो तो यहाँ भी हर 5 साल बाद विधानसभा चुनाव भले ही होते हो, लेकिन सत्ता में बीजेपी ही आती है। 1995 के बाद से ही कोई भी सियासी पार्टी बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा पाई, यानी पिछले 27 सालों से गुजरात में बीजेपी सत्ता में बरकरार है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 156 सीटें जीत ली, जो किसी करिश्मे से कम नहीं है। देश में ऐसे तमाम राज्य हैं जहां 5 साल सरकार चलाने के बाद ही सियासी पार्टियों को एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ जाता है और उनकी सरकार चली जाती है। फिर वो यूपी में अखिलेश की सरकार हो या फिर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार हो, लेकिन बात जब गुजरात की आती है तो मानो इस राज्य में सत्ता विरोधी लहर के कोई मायने नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे बीजेपी को सरकार चलाते 27 साल बीत गए, लेकिन आज तक गुजरात की जनता ने उसे सत्ता से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। हाँ, साल 2017 के गुजरात चुनाव के दौरान जरूर बीजेपी दहाई के आंकड़े तक सिमट गई थी और उसे 99 सीटों के साथ सरकार बनानी पड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस ने जोरदार टक्कर दी थी। लेकिन इस चुनाव में तो जैसे कांग्रेस ने सरेंडर ही कर दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी जोर शोर से चुनाव भी लड़ी, लेकिन वो बीजेपी की सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी और महज 5 सीटों पर सिमट गई। जबकि बात बीजेपी की करें तो 27 साल के शासन के बावजूद बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं, सत्ता समर्थक आंधी इतनी जोरदार तरीके से चली कि बीजेपी रिकॉर्ड 156 सीटें जीत ले गई। और बीजेपी की इस प्रचंड जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन पर गुजरात के लोग इतना भरोसा करते हैं कि जिस मोरबी में पुल टूटने से 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, उस मोरबी में भी बीजेपी को जिता दिया। मोदी पर गुजरातियों को इतना भरोसा क्यों है? जी हाँ, गुजरात में आए चुनावी परिणाम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी पर आखिर गुजरातियों को इतना भरोसा क्यों है? आखिर क्यों गुजरातियों के लिए मोदी नाम तमाम मुद्दों से कहीं ऊपर है? इन सवालों का अगर आपको जवाब जानना है तो इसके लिए सीएम मोदी के दौर के गुजरात को जानना होगा। साल 2001 यही वो वक्त था जब गुजरात की कमान बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप दी थी और ये ऐसा दौर था जब मोदी के सत्ता संभालने से कुछ ही महीने पहले यानी 26 जनवरी 2001 के दिन गुजरात में आए भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई थी कि खौफनाक मंजर देखकर पूरा देश दहल गया था। इस भूकंप ने सबसे ज्यादा भुज और कच्छ जिले को नुकसान पहुंचाया था और सब कुछ तबाह कर दिया था। लेकिन ये मुख्यमंत्री मोदी थे जिन्होंने देश को शासन की नई व्यवस्था से रूबरू कराया और भूकंप प्रभावित इन जिलों में नए मकान बनवाए, लोगों तक तमाम बुनियादी सुविधाएं भी पहुंचाई, जिसने भूकंप की त्रासदी झेलने वाले कच्छ और भुज दोनों जिलों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। इस त्रासदी से तत्कालीन मोदी सरकार उबर ही रही थी कि अगले साल 2002 में गुजरात दंगों की आग में झुलस गया। अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को गोधरा में ट्रेन की एक बोगी में जिंदा जला दिया गया, जिससे पूरे राज्य में दंगा भड़क गया और न जाने कितने लोगों की जान चली गई। तब मुख्यमंत्री मोदी को अपने सामने नफरत की भड़की आग पर जल्द से जल्द काबू पाना था। उन्होंने कड़े कदम उठाए और तुरंत सेना बुला ली, जिससे वक्त रहते दंगे शांत हो गए। और एक बात ये भी है कि साल 2002 से पहले गुजरात में आए दिन छोटे बड़े दंगे होते रहते थे, लेकिन 2002 के बाद से प्रदेश दंगा मुक्त हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी सभा में खुद इस बात का जिक्र करते हुए कहा था, कांग्रेस ने आदत बिगाड़ी थी इसलिए 2002 में दंगे हुए, लेकिन 2002 में ऐसा सबक सिखाया कि 2002 से 2022 तक फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई। गुजरात में सांप्रदायिक दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाकर राज्य की बीजेपी सरकारों ने गुजरात में अखंड शांति स्थापित की। कांग्रेस आदत पाड़ी थी એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા,
2002 થી 22 સુધી નામ ના લે સાહેબ. ગુજરાતની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવા વાળાને કડક હાથે પગલા ભરી ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ગુજરાતમાં અખંડ શાંતિની સ્થાપના કરી છે. गुजरात दंगों के दाग से बरी हुए नरेंद्र मोदी की छवि गुजरात में एक हिंदुत्ववादी नेता की भी रही है. यही वजह है कि पीएम मोदी आज भी गुजरात जाते हैं तो मंदिरों में दर्शन पूजन का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, जिससे उनकी हिंदुत्ववादी छवि को मजबूती मिलती है. वार को हथियार बनाने में माहिर मोदी. नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात एक राज्य नहीं, एक परिवार बन गया है और मोदी उस परिवार का हिस्सा है. जिस तरह से परिवार के किसी सदस्य को कोई कुछ कह देता है तो पूरा परिवार उस पर टूट पड़ता है, कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी के साथ भी है. अगर उन्हें कोई भी सियासी विरोधी नेता कुछ कह देता है तो तुरंत मोदी इसे गुजरात की अस्मिता से जोड़ देते हैं और फिर गुजरात की जनता भी मोदी को अपना मानते हुए उन विरोधियों को करारा जवाब देती है. ये बात पिछले कई चुनावों में देखी गई है. याद करिए साल 2012 का गुजरात विधानसभा चुनाव, जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कह दिया था, जिसे मोदी ने चुनाव में खूब भुनाया था, जिसका असर ये हुआ बीजेपी गुजरात जीत गई. इसके बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रही थी. चुनावी नतीजे भी आए तो बीजेपी 99 सीटों तक सिमट गई थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने सरकार बना ली, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच किस्म का आदमी कह दिया था, जिसे मोदी ने बड़ी ही चालाकी से गुजरात की अस्मिता से जोड़ दिया और गुजरातियों के इमोशंस को कुरेद दिया, जिसका असर ये हुआ कि बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिला और एक बार फिर बीजेपी जहां सत्ता में आ गई तो वहीं कांग्रेस को सत्ता मिलते मिलते रह गई. और अब इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने वही गलती की जो पिछले चुनावों से करती आ रही थी. इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां पीएम मोदी को रावण बता दिया तो वहीं कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने तो औकात जैसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, जिसे फिर मोदी ने चुनाव प्रचार में खूब भुनाया. मुद्दाની ચર્ચા નથી કરતા. એક કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात બતાવી દઈશું. औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे. अहंकार जुओ भाइयों, अहंकार जुओ. मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे. अरे मां बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો. હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું. મારી કોઈ औकात નથી બાપા. તમે મારી औकात દેખાડવાની. અરે હું તો સેવક છું, સેવક છું. હું તો સેવાદાર છું અને સેવક કે સેવાદારની એવી औकात હોતી હશે. અરે તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો. અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો. અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો. બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું. હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો. અમારી કોઈ औकात નથી. મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો અને આ ગુજરાતને વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે આવો मैदाનમાં. આ औकात બનાવવાના ખેલ દવા દો ભાઈ. कांग्रेस नेता ने तो मोदी की औकात की बात करके वार किया तो मोदी ने भी इसी वार को हथियार बनाकर कांग्रेस पर ही पलटवार कर दिया और खुद को गुजरात की जनता का सेवक बताकर बाजी ही पलट दी, जिसका असर क्या हुआ आप चुनावी नतीजों में देख सकते हैं. पीएम मोदी की साफ सुथरी छवि होने की वजह से मतदाता उन पर व्यक्तिगत हमलों को राजनीति से परे निजी दुश्मनी के रूप में देखते हैं और फिर वो गालीबाजों को सबक सिखाने का मन बना लेते हैं, जिसका सीधा फायदा पीएम मोदी और उनकी पार्टी को होता है. पीएम मोदी के बारे में एक और बात कही जाती है कि उन्होंने देश में एक नई तरह की राजनीति शुरू की है. अब तक देश में यही होता आया है कि सरकारी योजनाओं के शिलान्यास के पत्थर गाड़ देती है, लेकिन उद्घाटन कब होगा किसी को कुछ नहीं पता होता. लेकिन मोदी ने इस परंपरा को तोड़ने का काम किया है और आज योजनाओं के शिलान्यास के वक्त ही उद्घाटन की तारीख तय कर दी जाती है, जिससे जिम्मेदार अधिकारियों और मंत्रियों की जवाबदेही तय की जा सके. सरकार चलाने का यही अंदाज गुजरात के लोगों में मोदी के प्रति एक विश्वास पैदा करता है, एक भरोसा पैदा करता है, जिसे तोड़ने में आज तक न तो कांग्रेस कामयाब हो सकी और न ही इस बार जोर शोर से चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी तोड़ सकी. मोदी राज में बीजेपी ने सभी विरोधियों को पछाड़ते हुए प्रचंड जीत हासिल की और पिछले चुनाव में मिली 99 सीटों से सीधे 156 सीट तक पहुंच गई.
ये पीएम मोदी का करिश्मा नहीं तो और क्या है? वैसे आपको क्या लगता है, गुजरात में 27 साल तक सरकार चलाने के बावजूद बीजेपी को मिली प्रचंड जीत की क्या वजह हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।